हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम अमेरिकन संविधान में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की विवेचना करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बताया कि किस तरह से अमेरिकन संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया है। तो इसी के साथ देखते हैं हम अमेरिकन संविधान जो है शक्ति पृथक्करण के साथ ही नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ देखते हैं कि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है क्या। नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत का अर्थ है कि शासन के विभिन्न अंग कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार से नियंत्रित करें कि शासन का कोई भी अंग शक्तिशाली होकर शक्तियों का दुरुपयोग न करे और संपूर्ण शासन में संतुलन स्थापित हो सके। तो नियंत्रण और संतुलन, एक तरह से ये दोनों शब्द एक दूसरे से अलग लगते हैं, लेकिन नियंत्रण शासन की शक्तियों को अन्य दोनों अंग इस तरह से नियंत्रित करते हैं कि संपूर्ण शासन में संतुलन कायम हो सके। वस्तुतः हम देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन, ये दोनों ही सिद्धांत जो हैं एक दूसरे के विरोधी ना होकर क्या हैं? परस्पर पूरक हैं। दोनों ही सिद्धांतों का जो मूल उद्देश्य है, मूल भावना है, वो क्या है कि शासन की शक्तियों को सीमित कर, मर्यादित कर एक संवैधानिक शासन की स्थापना करना है, जिससे नागरिकों के अधिकारों का, नागरिकों की स्वतंत्रताओं की सुरक्षा संभव हो सके और शासन की शक्तियों को शासन की शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके। यहाँ देखते हैं अमेरिकन संविधान में किस प्रकार से नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है या इस पर आधारित किया गया है। अमेरिकन संविधान निर्माता थे, वो अमेरिका में सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी अधिकारों की रक्षा और शासन को मर्यादित रखने हेतु उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया था। किंतु अगर उस सिद्धांत को पूर्ण तरह से अपना लेते तो क्या होता कि शासन का जो प्रत्येक अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने निश्चित क्षेत्र में असीमित शक्तियों का प्रयोग कर शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पर क्या है, कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? कांग्रेस को। और कांग्रेस की शक्ति को अगर मर्यादित ना किया जाए तो क्या होगा कि वो निरंकुश तरीके से कानूनों का निर्माण कर सकेगी। तो इसलिए क्या किया है, अन्य दोनों अंगों यानी कि राष्ट्रपति और न्यायपालिका के द्वारा कांग्रेस की कानून बनाने की शक्ति को सीमित कर दिया है। तो इस तरह से देखते हैं कि तीनों शासन के तीनों अंगों की शक्तियाँ अलग अलग करने के साथ ही वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक अंग दूसरे अंग को नियंत्रित करता है, जिससे शासन में संतुलन स्थापित हो जाता है और कोई भी शासन का अंग निरंकुश नहीं बन सकता। इस व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से प्रत्येक अंग पर अन्य दो अंगों का नियंत्रण स्थापित किया गया है। इस प्रकार से शक्ति पृथक्करण के साथ ही अमेरिकन संविधान में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है,
जो कि अमेरिकन राजनीति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। और यह सिद्धांत प्रमुख रूप से कांग्रेस और राष्ट्रपति के आपसी संबंधों के संदर्भ में प्रमुखता से अपनाया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से अमेरिकन संविधान में नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत की व्यवस्था की है। तो इसके अंतर्गत हम पहला ले रहे हैं कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण, यानी कि कांग्रेस की शक्तियों पर अन्य दो अंगों राष्ट्रपति और न्यायपालिका का किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया गया है। तो अमेरिकन संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि कानून निर्माण की संपूर्ण शक्तियां कांग्रेस को प्राप्त होंगी, किंतु उसकी शक्ति पर हम किस तरह से राष्ट्रपति और न्यायपालिका का नियंत्रण स्थापित किया गया है। तो पहले देखेंगे हम राष्ट्रपति किस प्रकार से कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति को नियंत्रित करता है, या हम कह सकते हैं किस प्रकार से राष्ट्रपति कांग्रेस को अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य करता है। तो राष्ट्रपति का क्या नियंत्रण है कि कोई भी कानून कांग्रेस के द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को विलंबनकारी और जैवीय निषेधाधिकार की शक्ति यानी कि वीटो पावर दी गई है। पूर्ण वीटो पावर तो नहीं है, लेकिन विलंबनकारी और जैवीय वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है। और वहाँ ये देखने में आया है कि राष्ट्रपति जिस विधेयक पर या कानून पर अपनी वीटो पावर का प्रयोग करता है, वह कानून अमेरिका में पारित नहीं हो पाता है। बहुत ही कम ऐसे विधेयक हैं जो पुनः कांग्रेस के द्वारा पारित किए गए हैं। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति अन्य तरीके से भी कांग्रेस की विधि निर्माण की शक्ति को प्रभावित कर सकता है, या हम कह सकते हैं नियंत्रित कर सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति को कांग्रेस को संदेश भेजकर, राष्ट्र के नाम अपील जारी कर, एक विशेष राजनीतिक दल के नेता के रूप में भी अमेरिकन राष्ट्रपति कांग्रेस की विधि निर्माण की शक्ति को प्रभावित और नियंत्रित कर सकता है और एक विशेष रूप से उसके कानून निर्माण के लिए बाध्य कर सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ स्पष्ट है कि यद्यपि संविधान कानून निर्माण की संपूर्ण शक्तियाँ कांग्रेस को देता है, लेकिन कांग्रेस अपने क्षेत्र में निरंकुश ना हो जाए, इसलिए उसकी शक्ति पर राष्ट्रपति का नियंत्रण स्थापित किया है, जिससे शासन में संतुलन कायम हो सके। दूसरा जो नियंत्रण है कांग्रेस की शक्ति पर, वो किसका लगाया है? न्यायपालिका का नियंत्रण। न्यायपालिका किस प्रकार से कांग्रेस की शक्ति को नियंत्रित करती है कि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार होता है। तो संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के द्वारा निर्मित ऐसे किसी भी कानून को अवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के विपरीत हो। तो इस प्रकार से कांग्रेस की विधि निर्माण की शक्ति जो है न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और राष्ट्रपति की वीटो पावर और अन्य शक्तियों से सीमित हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम नियंत्रण हैं वो अगले लेक्चर में बताएंगे। धन्यवाद।